So, hello guys, today we are starting our fourth chapter of chemistry 12th standard. This is majorly on boards, you can say, but no, not majorly on the boards. It is for both chemistry, I am saying chemistry, MST CT and HSC board 12th. So, let's get started. Today we have chapter that name as chemical thermodynamics. So, first topic is here. This is for the जनरल इन्फॉर्मेशन यू कैन से और अदर देन ये एक वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है आपका जो कि एचएससी बोर्ड प्रैक्टिकल में वाइवा होता है उसमें हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग बताओ बोल के। तो इसका मीनिंग जो है ना, इसका मीनिंग रहता है, पहले आपको बताना है, उन्होंने पूछा अगर थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है तो उनको बताना है थर्म का पहला मीनिंग है, थर्म का मीनिंग हीट और एनर्जी बताना है उनको, और दूसरा बताना है कि डायनेमिक्स मतलब मोशन, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं ज़्यादा। सिस्टम एंड सराउंडिंग द चैप्टर का ये सबसे मेन टॉपिक है, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको समझने नहीं, इसको ना समझे तो ये चैप्टर ना समझेगा हमको। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब ये देखो, ये ऐसा है, ये एक अपना सर्कल है, अब इसमें एक और सर्कल है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सिस्टम हो गया, जैसे हमने ये लिखा इधर। लेकिन लेकिन जो ये बाहर का है उसको हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब ये होता है। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। सिस्टम के 3 टॉपिक होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये ईज़ी है, इस पे ज़्यादा सवाल भी नहीं आते हैं, लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमको थ्योरी के लिए। ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है, एनर्जी जो मैटर, ऐसी सिस्टम जो कि मैटर और एनर्जी दोनों को भी एक्सचेंज करती हो एटमॉस्फेयर के साथ, ओपन रहती है। उसका एग्जांपल देखो, अभी मेजरली एग्जांपल अपने इसमें भी यही दिया है, अपने बुक में, 12th स्टैंडर्ड की बुक में, कि ओपन कप ऑफ टी, मतलब अगर हीट निकल रही है बाहर तो उसकी एनर्जी बाहर निकल रही है, और वो लिक्विड रहता है टी, तो उसमें से भाप निकलती है ना गरम गरम, तो वो गरम गरम किस में निकलती है, गैस में से निकलती है, गैस में मतलब मैटर, मैटर वो भी हो गया। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, जो एनर्जी जो रहती है वो एक्सचेंज होती है, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। मैटर एक्सचेंज क्यों नहीं होता है, तो उसका उसका सिंपल सिंपल ये है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन मैटर नहीं होता है। उसका एक ही रीज़न है कि वो क्लोज्ड है ना। अभी वही एग्जांपल लेते हैं, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी में क्या है, टी जो होता है वो गर्म तो रहती है, लेकिन हम उसको ढक देते हैं ऊपर से। ये समझो, अभी ये टी का कप है, अभी देखो मेरी ड्राइंग खराब है, ये इसको हम बंद कर दिए, तो भाप निकलेगी कहाँ से, ये भाप निकलेगी नहीं बाहर से, बाहर, तो फिर हम उसको कहेंगे क्लोज सिस्टम। लेकिन एनर्जी कैसे एक्सचेंज होगी, अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हाथ लगाने से हमको हीट फील होगा ना, तो एनर्जी निकल रही है बाहर से, बस ऐसा समझना है। आइसोलेटेड अपना सबसे सबसे बढ़िया, कि जिसमें क्या है, जिसमें रहता है कि एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं हो रहे, बस खत्म बात। कैसे? तो ये इसका एग्जांपल अपनी मिल्टन की बॉटल होती है ना भाई, उसमें क्या रहता है, आइसोलेटेड ही तो रहता है, वो वही एग्जांपल है कि हम उसमें गर्म पानी डालें तो गर्म ही लगता है, बाहर से हाथ लगाने से गर्म लगता है क्या? नहीं। ठंडा पानी डालें तो ठंडा ही होता है, लेकिन बाहर से हाथ लगाने से ठंडा होता है क्या? उसकी गर्म पानी की भाप ऊपर आती है क्या उस बॉटल में से? नहीं। तो उसको हम कहेंगे क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। बस ये 3 हो गए। अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम ये बेसिक के लिए चाहिए हमको। तो इसमें एक रहता है कि एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव सिस्टम मतलब क्या रहता है? एक्सटेंसिव मतलब जो रहता है ना, कि जो कि डिपेंड करता है अपने कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सिस्टम में। इसको सबसे अच्छा तरीका कोई नहीं बताएगा, सबसे अच्छा तरीका लर्न करने के लिए जो है, कि अगर हम ऐसे 2 में, अगर समझो कि हमने लिया कौन से, सपोज़ कुछ तो भी लिया, अभी पानी लिया और इसमें आधा पानी इसमें डाल दिया, तो इसमें अमाउंट ऑफ फुल था ये, अभी हाफ हो जाएगा ना, इसमें हाफ आ जाएगा। अभी ये दोनों डिवाइड हो गए ना, इसको डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट इसमें इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रखूँ 100 100 100 डिग्री का, तो फिर उसको हम मैं आधा वाटर इधर डालूँ गर्म पानी, तो क्या 100 का 50 हो जाएगा क्या, ये 50 हो जाएगा? नहीं ना। तो फिर ये एक्सटेंसिव मतलब क्या रहता, जो कि फुल में अगर उसको बाँटा तो वो बढ़ जाएगा, बाँटने से बढ़ जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव हो गया। उसको एक और तरीका है याद रखने का, कि जितने भी सारे एनर्जीज़ है, जितने भी सारे हैं वो एक्सटेंसिव है। और इंटेंसिव में क्या रहता है, इंटेंसिव जो है कि अभी इसमें डेफिनेशन वाइज़ देखें तो जो कि इंडिपेंडेंट रहता है अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम, बस। और दूसरा है अपना इंटेंसिव में क्या है, कि अपन याद रखने के लिए सबसे मेजरली यही है इसमें, कि एसएमएस तो याद रहता है हमको। एसएमएस मतलब क्या, स्पेसिफिक के आगे कोई भी, अगर कोई भी क्वांटिटी हो तो स्पेसिफिक उसके आगे आया तो एक्सटेंसिव, इंटेंसिव सॉरी, उसके पहले मोलार आया तो इंटेंसिव, उसके पहले स्टैंडर्ड आया तो इंटेंसिव। ये मतलब अपना इंटेंसिव रहता है। चलो अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रहता है, दो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ऐसे 2 टाइप रहते हैं। उसमें क्या है, पहला है स्टेट फंक्शन और दूसरा है पाथ फंक्शन। इन दोनों में क्या है, अभी इन दोनों का मीनिंग क्या है, स्टेट फंक्शन जो कि डिपेंड करता है उनके स्टेट
के ऊपर, मतलब स्टेट सिस्टम का स्टेट क्या है उसके ऊपर स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है, और पाथ क्या है, पाथ जो डिपेंड करता है उनके पाथ के ऊपर, बस यही है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्टेट है और कौन सा फंक्शन है, अपना कौन सा स्टेट है और कौन सा पाथ है, तो फिर आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि बस वर्क और हीट ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी जो भी है वो सारे स्टेट फंक्शन में आ जाते हैं, बस इतना ही है। स्टेट फंक्शन को याद ही रखना नहीं है, सिर्फ पाथ फंक्शन याद रखना है, वर्क और हीट ये पाथ फंक्शन में आता है, ये याद रखना है। दूसरा अभी क्या है, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये ऐसे नहीं चाहिए था इधर, ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब आपको हमको मालूम है बैलेंस रहता है जहाँ पे। अभी स्टेटमेंट से जाते हैं, अ सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डज नॉट वेरी विथ टाइम, मतलब वही अभी उसमें कोई टाइम में डिफरेंस नहीं होगा, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। आगे का पॉइंट है इसके, प्रोसेस एंड इट्स टाइप। अभी प्रोसेस एंड इट्स टाइप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें क्या है, अभी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मीनिंग क्या है, इट इज प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये प्रोसेस में जो है ना टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ये इधर लिखा है देखो, अभी T इज इक्वल टू जीरो एंड U इज इक्वल टू जीरो। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो ही होगी, याद रखना। लेकिन हम इसे याद कैसे रखें कि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल में टी आएगा, ये देखो टी, ये टी आएगा, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो टी है ना, ये अगर आएगा तो हम उसको कहेंगे टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है, और इसको कहेंगे आइसोथर्मल। अभी दूसरा है आइसोबोरिक, आइसोबारिक, आइसोबोरिक कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। इसको क्या है, इसमें क्या रहता है, प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, बस वही डेफिनेशन है, सिर्फ प्रेशर लगा दिया, हो गया आइसोबोरिक। अरे मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए अभी क्या है, याद करके भी क्या करेंगे हम उसको पूरा समझ के, ऐसा ही है, तो प्रेशर ही होगा। इसको कैसे याद रखें, इधर बार लिखा है देखो, आइसोबारिक या बोरिक में यहाँ पर बार लिखा रहता है, और बार क्या होता है आपको मालूम होगा, तो प्रेशर का यूनिट होता है बार, तो बार लिखा है तो प्रेशर होगा यहाँ पर, ये प्रेशर, तो ऐसा रहता। और तीसरा जो है आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस में क्या रहता कि वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बस वही स्टेटमेंट है, बस इसमें वॉल्यूम लगा दिया। अभी ये क्या बार हो गया, ये प्रेशर हो गया, इसलिए इधर टी हो गया, इधर टी हो गया, तो इधर टेम्परेचर हो गया, बस इतने दोनों याद रखना है। तीसरा जो है क्लोरिक, क्लोरिक क्या रहता है, अभी ये कैसे याद रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बस इतना ही याद रखो। आइसोक्लोरिक मतलब वॉल्यूम, बस इतना याद रखो, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। और अगला वाला है अपना आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक मतलब क्या रहता है, आइडियाबैटिक हमने फिजिक्स में भी देखा है बहुत से चैप्टर्स में, यहाँ पर भी है। आइडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या रहता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज आइडियाबैटिक प्रोसेस। हीट, हीट एनर्जी को हमने किया था डिनोट क्यू से, क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ, क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पर लिखा है, क्यू इज इक्वल टू जीरो आया मतलब एडियाबैटिक, इसमें हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है। ये चार हो गए इसके, मतलब याद रखने के तरीका भी हो गया, उसके बाद टॉपिक भी समझ आ गया ये, आई होप सो। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल। रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल, ये क्या है, अभी इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये देखो ऐसे ग्लासेस रखे हुए हैं, यहाँ पर ग्लासेस बोल सकते हो या कंटेनर बोल सकते हो, यहाँ पर ऐसे 3-4 रखे हुए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, ब्लू कलर ही ले लेता हूँ ना, पानी भरा हुआ है, ये देखो इधर तक, इसमें इधर तक, इसमें पहले वाले में इधर स्टोन रखे हुए हैं, ये देखो स्टोन भी दिखाता हूँ मैं, स्टोन रखे हुए हैं, इतने सारे स्टोन रखे हुए हैं, जूम करके ये स्टोन रखे हुए हैं इधर, ऐसे थोड़े 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 रख रखे, इसकी डायग्राम भी आ सकती है पूछने के लिए, तो ये याद रखना, यहाँ पर स्टोन रखे हुए हैं। अगर हमने इसमें से थोड़े से स्टोन निकाले तो इसका पानी का लेवल बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, स्टोन निकाले ना हमने इसमें, अगर इसमें अभी ये देखो, रुको सारे हटा देते स्टोन, इसमें मेजरेबल जो हम मेजर कर सकते वैसे रखते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रखे, 7 स्टोन में से एक हटाया, 1 2 3 4 5 6, 6 रखे, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा ना, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, कम ना हो, कम नहीं होगा। तो इससे क्या समझ आ रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा ये। इससे क्या समझ आ रहा है कि जो अपनी जो ये एक्सटर्नल की प्रेशर जो रहता है, एक्सटर्नल मतलब जो हम स्टोन के ऊपर जो स्टोन जो है, उधर को एक स्लेट रखी है, उधर स्लेट ही बोल सकते हो या सरफेस ऑफ वाटर को भी बोल सकते हो अपन वो, लेकिन सरफेस पे रखा तो वो स्टोन नीचे चले जाएंगे डेंसिटी ज़्यादा होने से। तो इसमें क्या है, अभी इधर सरफेस रखा हुआ है, एक कौन सी भी स्लेट बोल सकते हो आप, स्लेट रखी हुई है, तो स्टोन निकालने से उसका जो प्रेशर है, पहले हमने कुछ भी नहीं हटाया, पहले तो वैसा ही था वो, तो उसमें कुछ भी नहीं हटाया, तो वो एक्सटर्नल और जो पानी का प्रेशर है वो तो सेम ही हो जाएगा ना, अगर कुछ भी नहीं किया हो तो। लेकिन हमने एक स्टोन हटाया कंटेनर से, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा पानी के डेंसिटी से, प्रेशर से, डेंसिटी नहीं प्रेशर से, सरफेस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इज लेस देन प्रेशर ऑफ वाटर हो जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक हर एक स्टेप के बाद अगर इसमें से कम किया हमने,
ये कम हो गया, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं किया तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा फिर से। इसमें से एक स्टोन हटाया तो ये फिर से कुछ भी नहीं किया, उसके बाद स्टोन हटाने के बाद इसमें 6 से 5 कर दिया, 5 के बाद कुछ भी नहीं किया तो ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इसका दूसरा भी पॉइंट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप। स्टेप मतलब एक एक स्टोन हटा रहे हैं हम तो एक स्टेप मानेंगे उसको। मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला याद रखना है हमको, ये न्यूमेरिकल में आ सकता है, बहुत बार आया है। इसमें कुछ नहीं, अगर एक्सटर्नल कंप्रेशन एक्सपांशन भी है इसमें, वो भी बताऊंगा मैं। तो उसमें क्या है कि अगर डब्ल्यू मैक्स पूछा तो ये याद रखना है हमको। तो इसमें क्या है, दो फॉर्मूले, मतलब कि दो नहीं है जनरल में तो, लेकिन दो मान सकते हैं हम इसको, एक ही है वो। लेकिन ये देखो यहाँ पर है ना, प्लस माइनस ऑफ 2.303 NRT लॉग V2/V1 है। पहले वाले में मैंने लिखा है V2/V1, ये देखो V2/V1। और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये तो सारा सेम ही है, लेकिन लॉग के बाद P1/P2 है। ये जो है वो अलग फॉर्म में है और ये जो है अलग फॉर्म में। अगर पूछा गया तो P वाले फॉर्म में लिखना है, नहीं तो V वाले फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में। चौथा पॉइंट है, ये जो स्टेप्स जितने भी हो रहे हैं आगे, ये कितने भी हो सकते हैं, ऐसा बोला गया है हमने। अगर 7 ही स्टोन लिए, स्टोन ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो वैसे ही हो सकता है कि वो इन्फाइनाइटली स्टेप हो सकते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया अपना। पांचवा पॉइंट है कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेप, मतलब हम इसको कौन से भी स्टेप से रिवर्स भी कर सकते हैं ना, ये रिवर्सिबल है कौन से भी स्टेप से। तो ऐसा है इसका भी। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क भी टॉपिक अच्छा है। इसका दो फॉर्मूले हैं, ये डेरिवेटिव के लिए ज़्यादा यूज़ होगा, ये वाला क्रॉस नहीं, ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा, राइट वाला। तो इसको ही हम एक्सटेंड करेंगे आगे। प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इसमें क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम P/V के बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें क्या है, ये A जो रहता है ना वो इक्वल टू रहता है D² के, और V जो रहता है ना वो इक्वल टू रहता है D³ के। बस ये याद ही रखना है बस हमको। अब तो इससे क्या है कि ये हमने देखा PV इज इक्वल टू FA इंटू V। तो इसमें V क्या है, V को हमने अभी देखा D³ रहता है और A मतलब A² रहता है, तो ये कट कट हो जाएगा और इधर सिर्फ D बचेगा। अभी हमने क्या देखा, इधर क्या हो जाएगा F इंटू डी। F इंटू डी मतलब क्या रहता, वर्क। ये देखो तो ये सीधा सीधा वर्क में आ जाएगा, बस इतना ही है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं अपने 12th के केमिस्ट्री बुक में, तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो इसमें क्या है, ये एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन वाला टॉपिक है जो मैं बताने वाला था। इसमें क्या है कि एक्सपांशन अभी, हाँ तो ये एक्सपांशन हो रहा है, तो इसमें एक्सपांशन कैसे हो रहा है, ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम में क्या है, अभी इधर जो है ना ये पिस्टन है, ये जो आ रहा है ना ये ऊपर से ये येलो वाला पिस्टन है। तो पिस्टन क्या कर रहा है, पानी है ये देखो वाटर है, उसके पार्टिकल्स पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे, उसको जगह कम मिलेगी, जगह कम मिलती जाएगी। तो अगर हम उस पिस्टन को ऊपर खींच देंगे, इसको, ये पिस्टन जो दबा रहा है अपने पानी को, उसको हम ऊपर खींच देंगे, जिसमें ये सेकंड डायग्राम में वही दिखा है, तो उसके पार्टिकल्स खुल जाएंगे। तो उसके पार्टिकल्स खुलने से क्या होगा, तो वो इसको हम उसको जो अगर हम उसको ऊपर कहीं जाएगा वो, तो उसको हम एक्सपांशन कहते हैं। लेकिन वो ऊपर जाने से क्या होगा, तो ये पार्टिकल्स रिलीज हो जाएंगे और जो अपना 2H2O था तो उसमें से 2H2O तो निकल जाएगा अलग, लेकिन O2 अलग आ जाएगा। अगर कौन सी भी आपको रिएक्शन दिखी जिसमें एक रिएक्शन है और उसमें उसको डिवाइड 2 हो गया हो, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, मतलब ये एक ही है ना, ये 2 हो गए, तो 2 गए मतलब वो एक्सपांशन हो गया। बस एक्सपांशन यही है। कंप्रेशन का भी वही है, वैसे ही है, इसको नीचे गया है ये ऊपर रहता है और उसको और भी ज़्यादा नीचे दबाए, ये रिएक्शन से भी समझ सकते हैं आप, इसको और भी ज़्यादा नीचे दबाए तो उसके पार्टिकल्स और क्लोज आ जाएंगे। ये 2 पार्टिकल है, देखो ये 2 पार्टिकल है, इसको बना के रिएक्ट करके एक हो गया, मतलब हम उसको कहेंगे कंप्रेशन। ये 2 है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इस चैप्टर में नेचर ऑफ हीट। नेचर ऑफ हीट को हम डिनोट करते हैं क्यू से, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा भी। तो उसमें क्या है, अभी इसको मतलब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि वो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब क्या है अभी इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, मतलब ये वार्मर ऑब्जेक्ट है और कूलर ऑब्जेक्ट है, इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है बीच में, तो उसको हम कहेंगे नेचर ऑफ हीट। ये देखो मोड ऑफ ट्रांसफर हुआ ना, ये हीट क्या हुआ, मोड ऑफ ट्रांसफर हुआ, तो उसको हम कहेंगे नेचर ऑफ हीट। तो साइन कन्वेंशन भाई सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक है इस चैप्टर का, साइन कन्वेंशन। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, ये देखो, अगर समझो समझो बस समझो, ये अपना हॉस्टल है, हॉस्टल एच लिखता हूँ मैं सिर्फ, हॉस्टल है। अगर कोई बाहर से आया, हमारे पापा आए समझो, तो हम खुश होंगे। ये दो, ये देखो इधर W और Q में लिखा है, इसलिए पापा को हम W मानेंगे, विनर।
अगर अंदर आ रहे हॉस्टल के तो हम खुश हो जाएंगे, खुश होने से मतलब प्लस पॉजिटिव। और अगर पापा जा रहे हैं घर पे वापस तो हम नाराज़ हो जाएंगे, डब्ल्यू। अरे हो भाई, डब्ल्यू, ये नाराज़ हो जाएंगे मतलब माइनस। वैसे ही क्यू को हम मानेंगे मम्मी। मम्मी भी आ रही है अभी पापा के साथ अंदर हॉस्टल में, तो मम्मी आ रही तो हम खुश हो जाएंगे प्लस। और अगर मम्मी जा रही है वैसे ही पापा के जैसे तो हम उसको कहेंगे माइनस। हम नाराज़ हो जा रहे हैं ना, इससे माइनस। बस यही है सिस्टम, साइन कन्वेंशन। और ये जो अंदर हमने हॉस्टल माना है ये सिस्टम है। हाँ, ये सिस्टम है। और जो बाहर है वो सराउंडिंग है, बाहर सराउंडिंग है। बस यही है साइन कन्वेंशन। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत इजी से समझाया है। ये बहुत इजी ट्रिक है समझने के लिए। मैं भी इसे यही ऐसे ही याद रखता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क, ये अपना अगला टॉपिक है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क, ये अभी फुल डेरिवेशन भाई, चैप्टर अलग लेवल पे चला जाएगा अभी। ये फुल डेरिवेशन है, मतलब डिराइव है अपना। इसमें क्या है अभी, ये फॉर्मूला है देखो, F इज इक्वल टू माइनस प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इंटू ए माने एरिया। एरिया ए जो है वो एरिया है, ठीक है समझ गए। अभी इसको क्या डिराइव कर सकते हैं हम, इसको वैसे के वैसा ही लिख लेने का है। अभी मैंने ये W लिख दिया गलती से, इधर भी कट किया है वैसे, लेकिन ठीक है। तो उसको वैसे के वैसे इक्वेशन लेने की। अभी हमको मालूम है, हमने पीछे ही साइड में देखा, स्लाइड में देखा कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेने का, ये फर्स्ट ये सेकंड। उसके आगे क्या करने का, अभी ये एफ इंटू डी माना है हमने, तो ये जो एफ है ये एफ की वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते, ये इसकी एफ की वैल्यू इसमें नहीं डाल सकते। बिल्कुल डाल सकते भाई, तो डाल सकते तो डालो फिर, क्या बात है। ये देखो, ये डाल दिया हमने इसमें वैल्यू, ये एफ की वैल्यू माइनस पी पोटेंशियल प्रेशर इंटू ए, ये डाल दी। और डी तो वैसे के वैसे रहेगा इंटू डी, ए इंटू डी इज इक्वल टू वी होता है। लेकिन अभी हम इधर डेल्टा वी लेंगे, इसका भी रीज़न बताऊंगा मैं आगे जाके, डेल्टा ही क्यों। तो क्योंकि चेंज चाहिए रहता है हमको उनके बीच में, चेंज इन चाहिए रहता, चेंज इन मतलब डेल्टा रहता, तो इसलिए डेल्टा डालते हैं हम उसके अंदर। लेकिन ठीक है, वो भी समझाऊंगा मैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लिख देने का। डेल्टा वी मतलब हमको मालूम है, अभी डेल्टा आया तो दूसरे को पहले में से माइनस कर दूँ, दूसरों को पहले में से माइनस कर दूँ। बस हो गया भाई, हो गई बात, खत्म बात, हो गया डेरिवेशन, खत्म हो गया। इतना इजी भाई, हमको हार्ड लगता है। अभी अगला कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। अभी इसमें क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियली क्यों आ रहा है मेरे, पोटेंशियल नहीं, प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डी वी। अब इसमें क्या कर रहा है हमने, सिर्फ इसको जो है ना ये डिफरेंस माना है। ये अपना जो अपना मैथ्स में डिफरेंशिएशन चैप्टर है ना, उसमें हमने देखा है बहुत बार डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये वैसा ही उसका पार्ट जैसा है। तो ये फॉर्मूला दिया होगा हमको, इसको डिराइव करना है ऐसे बोलेंगे। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे, अभी इसको डिराइव करने के लिए हमको पहले लेना पड़ेगा कि हमको मालूम होना चाहिए कि डीपी का ये उसका इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू पी प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू डीपी होता है। अभी ये मालूम हो गया हमको। अभी ये इसका क्या करे, डीपी तो है नहीं अपने पहले इक्वेशन में भी, तो डीपी तो है नहीं, लेकिन पी एक्सटर्नल तो है ना। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ जाएंगी इसमें से, एक्सटर्नल को एक साइड ले लो, डीपी उधर डाल दो, तो पी माइनस डीपी हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू इसके अंदर, इसकी टोपी उसके सर, बस। तो ये डाल दिए, ये देखो पुट इक्वेशन 2 into 1, ये बोर्ड्स के एग्जाम में लिखना पड़ता है इसलिए मैंने अभी लिखा है दिखाने के लिए। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानने का, पुट इक्वेशन 2 into 1 लिखने का। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस तो वैसे ही रहेगा ना, माइनस वैसे ही रहेगा, पी माइनस डी पी इंटू डी वी, ऐसे लिखने का। उसके अंदर क्या है, अभी इसको डिवाइड कर देने का। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देने का डी वी के साथ। पहले क्या करने का, माइनस पी इंटू डी वी, ये माइनस आ गया अंदर, पी मल्टीप्लाई कर रहा है डी वी से, ये हो गया इधर का पार्ट। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है डी पी इंटू डी वी। अभी डी पी इंटू डी वी, ये माइनस से माइनस कट गया इसलिए ये प्लस हो गया, इधर माइनस नहीं आएगा, इसलिए डी पी इंटू डी वी हो गया। इसका अगला पार्ट देखेंगे। तो भाई हम कहाँ तक आ गए थे, ये यहाँ तक आ गए थे हम। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी, यहाँ तक आ गए थे। अभी इसको क्या करने का है हमको, अभी इंटीग्रेशन लेने का इसका। इंटीग्रेशन, अभी डिफरेंशिएशन में थे, अभी इंटीग्रेशन। ये क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन। ये हमने देखा है मैथ्स में, इंटीग्रेशन का एक डेडिकेटेड चैप्टर है, अगर नहीं किया हो तो वो भी करना है कर लो भाई। तो अभी इसमें इंटीग्रेशन लेना है। अभी इंटीग्रेशन में अगर नहीं किया हो तो बता दूँ, ऊपर जो होता है फाइनल रहता है, नीचे जो होता है इनिशियल रहता है। तो फिर इनिशियल एंड फाइनल ऐसे लिखना है। डी डब्ल्यू अपना वैसा ही रहना चाहिए, इधर इंटीग्रेशन लिए तो इधर भी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर ही रहेगा भाई, माइनस नहीं जाता इंटीग्रेशन में, माइनस बाहर ही रहेगा। ये अपना वी वन अपॉन नहीं हो सकता, ये इसके लिमिट्स हो जाएंगे ना, ये v1 गोज टू v2, ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें क्या आ जाएगा, ये p इंटू डी वी आ जाएगा। अभी
ये कहाँ से आया V1 V2, तो हमने पीछे ही देखा कि हमने दोनों को V2 V1 से मल्टीप्लाई किया था, तो उसका इंटीग्रेट किया, बस ये आ गया। तो आगे क्या देखेंगे हम कि डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स कैसे हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये देखो, ये इंटीग्रेशन, क्योंकि डी था ना, डी कट करने का, डी हो गया कट, क्योंकि इंटीग्रेशन लिए तो डब्ल्यू हो जाएगा सिर्फ। तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये देखो, ये आ गया इंटीग्रेशन इसका। अभी इसको 3, अभी हमको मालूम है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो हमको पी तो है इसमें, वी तो है नहीं, डी वी है, तो वी तो नहीं चाहिए हमको, तो उसको वी को नीचे डाल दो डिवाइड में। ये हो गया चौथी इक्वेशन, ये हो गई चौथी इक्वेशन, हो गया। चौथी इक्वेशन को डालो तीसरी इक्वेशन में, इसलिए हमको हमने उसको थर्ड इक्वेशन माना है। तो चौथी इक्वेशन डाली हमने थर्ड इक्वेशन में, तो मिला हमको डी डी डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस V1 V2, तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ V1 V2 नहीं, लिमिट्स उसके V1 V2 वैसे ही रहेंगे, उसके जगह पी के जगह NRT/V आ जाएगा। अभी NRT/V, NRT तो कांस्टेंट है ना भाई, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, NRT तो बाहर आ गया, माइनस NRT हो गया, ये देखो माइनस NRT हो गया। इंटीग्रल में क्या रहेगा, dV/V, तो dV/V क्या रहेगा कि अगर हमने देखा तो माइनस NRT तो बाहर है, इधर क्या हो जाएगा, ये जो रहता है ना, इसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन रहता है log x, तो log x क्या है अपना, log क्या है इधर v, और लिमिट्स होते हैं तो उसको लिमिट्स को तो वैसे ही रखना पड़ता है। तो इधर क्या है माइनस NRT लॉग, अभी ये लॉग V2 माइनस V1, अभी लिमिट्स है ना, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर डालना और उसको माइनस कर देना, ऐसा करना पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो, अभी डब्ल्यू मैक्स तो वैसे के वैसे रहेगा, ऊपर से हमने लाया NRT, अभी ये जो हमारा फॉर्मूला है हमने देखा था डब्ल्यू मैक्स का, बस वही आ जाएगा, ये बस वही है, और कुछ नहीं भाई, यही है, खत्म हो गया अपना। लेकिन अगर यही, ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा अगर उसका डेरिवेटिव पूछा, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में क्या आया है, 2 मोल्स के लिए पूछा गया। अभी हम क्या करेंगे, 2 मोल्स देखेंगे नहीं, ये आंसर आ गया, ये लिख देंगे बोर्ड्स में, खासकर सीटी में तो ऑप्शन आ जाएगा, ये बोर्ड्स में ये कर देंगे, बोर्ड्स में क्या हो जाएगा फिर, ये गलत हो जाएगा। स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन आंसर तो गलत आ गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। उससे क्या करना है, फॉर 2 मोल्स लिख देने का है, n इज इक्वल टू 2 लिखा होता है उधर क्वेश्चन में, उसको ऐसा कर देने का है, और डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, बस खत्म विषय। और ये याद रखना, अगर पूछा हो तो V के फॉर्म में पूछा हो तो V2/V1 करने का, P के फॉर्म में पूछा तो P1/P2 करने, बस खत्म है अपना डेरिवेटिव। इतना बड़ा डेरिवेशन हमने पूरा देख लिया है, समझ लिया है, रट्टा नहीं मारने का है फुल। ये डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड्स के लिए काम आएगा, ये सीईटी में कहाँ डेराइव करते बैठोगे आप। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और है चैप्टर बचा हुआ, खत्म नहीं हुआ है, तो अगले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ मैं इसको। इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों भी बचे हुए अभी, इस दोनों को भी करेंगे हम जल्द ही। राह देखना मेरे सेकंड पार्ट की। तो इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं बस। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। और एक कमेंट आया था मुझे जहाँ पर कुछ चैप्टर्स की बात की गई थी उनके बारे में, तो उसके बारे में भी वीडियो चल रही है, वीडियो शूट हो गई, मैं अपलोड कर दूंगा फुल ऑन। चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय।